चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8। और पता है कि चैप्टर 8 का जो नाम है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो जो एक आप चैप्टर 7 में इंटीग्रल्स पढ़े हुए हैं समाकलन के बारे में, उसी का यूज कैसे है, कहाँ पे उसका अप्लीकेबल है, तो उन सारे एप्लीकेशंस को हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा 11th क्लास का 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। खास करके ये सारे इक्वेशंस आपको जानने हैं। लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, पैराबोलास के इक्वेशन कैसे होते हैं, सर्किल के इक्वेशन कैसे होते हैं, इलिप्स के इक्वेशन कैसे होते हैं, हाइपरबोला के इक्वेशन कैसे होते हैं। उन सारे इक्वेशंस को अगर आप याद रखे हैं तो फिर ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, क्योंकि उन सारे इक्वेशंस को ही इंटीग्रल्स करना है। लेकिन अगर वो याद नहीं हो तो फिर आप बना भी नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन जो दिया गया उसमें किस कर्व के बारे में बात की जा रही है। तो हम उन सारे कर्व्स के पहले इक्वेशंस को एक बार रिकॉल कर लेंगे 11th क्लास वाली चीज़ों को, और फिर इस एक्सरसाइज वाली थोड़ी सी बात हो जाएगी, आपको बस इंटीग्रेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो जो नाम बोले उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो 11th क्लास का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज है उसका। एक तो चैप्टर जो 10 था स्ट्रेट लाइन उसका, और एक 11 था जिसमें हम लोग पैराबोला, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला के बारे में पढ़े थे। और 10 में जो है वो स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। ये 2 चैप्टर 11th क्लास के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूज है, सिर्फ उसके इक्वेशंस को हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए, तो जितना ज़रूरत है हम लोग उसके बारे में ज़रूर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। और पता है कि सारे जितने भी लाइन हो, पैराबोला, ये सब कर्व होते हैं। ठीक है, तो पहले कर्व ही जान ले। इक्वेशन ऑफ अ कर्व, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन का जो कर्व होता है वो इस प्रकार से होगा, y = fx। ठीक है, कोई भी मतलब y = fx के टाइप में आपको दिया होगा, कोई फंक्शन होगा, वही इक्वेशन जो है वो कर्व के इक्वेशन होते हैं। अब कर्व के अंतर्गत, कर्व मतलब समझ रहे सारी चीज़ें कर्व ही हैं, लाइन हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, सब कर्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो कर्व के इक्वेशन होते हैं y = fx के फॉर्म में। ठीक है, अब पहला जो उसमें कर्व हम वो पढ़ने हैं उसका नाम है लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन या स्ट्रेट लाइन जो कह लीजिए। ठीक है, लाइन कहिए या स्ट्रेट लाइन कहिए। ठीक है, सरल रेखा का इक्वेशन क्या होता है। तो बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, हम लोग बारी बारी से उन इक्वेशंस को देखेंगे और फिर उन इक्वेशंस के ग्राफ कैसे होते हैं उन ग्राफ को भी साथ साथ देखते चलेंगे कि किस इक्वेशन का कैसा ग्राफ खींचना होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला लाइन वाले में हम बात कर रहे हैं, लाइन का सबसे पहला जो इक्वेशन होगा हम लोग जो यहाँ यूजफुल है हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। y = mx। ठीक है, y = mx + c। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 10th क्लास में y और x तो वेरिएबल है, m जो है वो स्लोप है, स्लोप आप पढ़े होंगे m = tan थीटा। ठीक है, तो वहाँ पे सब कुछ आपको समझाया हुआ, tan थीटा होता है y/x। ठीक है, फिर c जो है वो इंटरसेप्ट होता है, अंतःखंड होते हैं। अगर आप इसका एक छोटा सा ग्राफ अगर खींचना चाहें तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखेंगे और समझते चलेंगे। ये आपका x है, पता है सबको, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका y है, ये आपका y' है। अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हो y = 2x + 4 तो समझ जाएंगे कि ये एक सरल रेखा का इक्वेशन है, क्योंकि ये देखिए रैखिक समीकरण है, क्योंकि घात यहाँ पर 1 है। और आपको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण अगर हो तो उसका आलेख, उसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ठीक है, तो सरल रेखा होगा तो फिक्स है, लेकिन कैसा होगा, तो अगर इसका आप मान के चलिए एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में आप देखोगे x का वैल्यू खुद से पुट करोगे, y का वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे। x का वैल्यू यदि 0 हो तो ये 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 4 आएगा। अगर x का मान हम 1 रख दें तो 2 एकम 2 और 4 6 होगा, यानी x का मान 0 हो तो y का मान क्या होगा 4। सपोज करो x का मान 0 तो y का मान 4, और जब x का मान
x का मान 1 तो y का मान 6, यानी वो स्वाभाविक सी बात है कि वो लाइन इस तरीके से जाएगा। जरा समझिएगा, यानी अब देखिए ये जो y एक्सिस पे जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, इसी का नाम है c। इसी का नाम क्या है? c है। ये इंटरसेप्ट जो है यही c कहलाता है। ये डिस्टेंस ध्यान से देखेंगे जरा, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? c कहलाता है। उसी को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटा जाएगा, जो लाइन के द्वारा कट किया जाएगा भाग, उसी को हम c बोलते हैं। ठीक है, m क्या है? वो तो स्लोप है, y और x का जो रेशियो है, और x तो x है। अब देखिए, यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर इस तरह का डायरेक्ट दिया हो तो हम डायरेक्ट इक्वेशन खींच सकते हैं। ये देखेंगे क्या है, ये है आपका c का मान क्या है? 4 है। तो बस ये 4 पर जो लाइन होगा ना, वहां से सीधे कट कर देंगे। इसका कैसे होगा? मान लीजिए 1 2 है, ये 4 है, देखिए c का मान 4 है, बस यहां से गुजर जाएगा लाइन सीधे। अगर c का मान -4 है तो -4 कहां पे होगा? यहां पे होगा, तो ये लाइन यहां से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से c से मतलब अब टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डायरेक्ट जो है ना, हम लोग एक जनरल जो हमारा जो काम है यहाँ पर, एक जनरल ग्राफ का काम है। तो जनरल ग्राफ खींचने के लिए आपको सिर्फ c पर ध्यान देना है। अगर c का मान मालूम हो जाए तो आप फटाक से खींच लेंगे। ठीक है, c का मान पॉजिटिव है तो y एक्सिस पर प्लस वाला में लेंगे। अगर c का मान निगेटिव हो जाए, जैसे -4 हो जाए, जैसे मान लीजिए y = 2x -4 दे दिया, तो ये नीचे जाएगा, -4 जो है वहां से कट करेगा। ठीक है, अच्छा, इसी का एक स्पेशल केस यहाँ पे और देख सकते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखेंगे, बहुत काम का चीज है। अगर y = mx कर दिया जाए, यानी c का मान ही 0 कर दें, तो c का मान 0 का मतलब ये इंटरसेप्ट 0 हो गया, यानी कहां से गुजरेगा ये? इसका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा कि c का मान 0 है, यानी कि c का मान 0 मतलब कहां से जाएगा? मैंने कहा कि c का मान जो होगा उस पर डिपेंड करता है। c कहां पे लेते हैं हम लोग? y एक्सिस पे। c का मान अगर पॉजिटिव है तो y एक्सिस के पॉजिटिव वाला में लेंगे। अगर c का मान 0 है तो ये सीधे कहां से जाएगा? मूल बिंदु से जाएगा। ध्यान से, क्योंकि c का मान ही 0, ये 0 हो जाएगा तो ये धीरे धीरे घट के यहां पे आ जाएगा। अब अगर c का मान निगेटिव हो जाए, ठीक है, सबको पता है, ये तो आप नाम लिख लेंगे, x x डैश y y डैश जो भी है। ठीक है, इसी का तीसरा देख लेते हैं जरा, ऊपर वाला हम थोड़ा साफ कर देते हैं, 2 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का तीसरा, देखिए इसी में तीसरा क्या हो सकता है, मैंने भी बताया। अगर y = mx - c हो जाए, इसका मतलब c का मान निगेटिव है और c किस पर लेना है? y एक्सिस पे। तो क्या होगा इसका ग्राफ? जनरल ग्राफ जितना होगा c का मान वो निगेटिव में देख लीजिए y एक्सिस पर, ये x डैश y डैश 0। अगर c का मान लीजिए 2 है, 3 है, कुछ भी हो और निगेटिव है, तो y एक्सिस पर निगेटिव कहाँ आता है? नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर जो भी हो, मान लीजिए 1 होगा तो -1, -2 है तो -2 पर, 3 है तो -3 पर, जो भी हो वहां से ये लाइन गुजरेगा। ठीक है, यानी c पर डिपेंड करता है कि ये y एक्सिस को प्लस में काटेगा कि y एक्सिस को मूल बिंदु से काटेगा या y एक्सिस को नीचे काटेगा। एक बात ध्यान देने वाली बात ये है, अगर y = mx हो तो ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है। कहीं भी अगर आपको दिया हो तो आप इसका ग्राफ जनरल देख करके खींच सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, अगर आप इससे एग्जाम्पल लेकर के बनाना चाहे तो खुद से अपने से एक कोई मान ले लीजिए, y = मान लीजिए 2x ले लीजिए और उसका ग्राफ खींचिए, देखिए क्या होता है। x y, अगर x का मान 0 तो y का मान 0, पता चल गया कि मूल बिंदु से गुजर रहा है। देखने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये y = mx है और y = mx कहां से गुजरता है? मूल बिंदु से होकर गुजरता है। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, c पर डिपेंड करता है, जनरल इक्वेशन जो भी हो। ठीक है, अच्छा जी, इसी का लाइन में ही चौथा लाइन कैसा हो सकता है, जो आपको यहां पढ़ने के लिए मिल सकता है और दिया भी है, हर तरह से आपको देखना है। चौथा, सब नोट करते चलिएगा ध्यान से। अगर आपको इस तरीके से दे दिया, आप पढ़े होंगे x/a y/b = 1, ये जैसे पता है ना, लाइन में एक होता है, इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया, 10th क्लास। ये लाइन का कौन सा फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट आपको दिया है और उसकी सहायता से आपको लाइन खींचना था। ठीक, अच्छा, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें x और y दोनों ही इंटरसेप्ट करता है, एक दूसरे को कट करता है। इसका फिगर इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका है, x के नीचे a है तो x पर जो a का मान जो मान दिया रहेगा वहां से कट करेगा,
जो भी हो, और y पर b है तो b का मान यहाँ पे देखेंगे, y पर देखेंगे उसको, और वो दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन गुजरेगा। ध्यान से, तो x पर जो लाइन काटा गया है उसको x का इंटरसेप्ट बोलते हैं, उसी को a बोला गया है। और जो y पर ये इंटरसेप्ट आप काटे हैं उसको यहाँ पर क्या बोले हैं, b बोले हैं, ये y के नीचे जो दिया गया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए x/2 y/3 इज इक्वल टू 1 दिया है तो समझ जाएंगे कि ये लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है, 1 है, पता है ना, प्रत्येक पद का घात 1 है, और सरल रेखा होता है, और सरल रेखा है तो भाई उसका आलेख तो समझ रहे हैं, रैखिक समीकरण है तो उसका आलेख सरल रेखा होगा। ठीक, और इसका ग्राफ सीधे कैसे खींचेंगे, x के नीचे 2 है, मान लीजिए 1 2 ऐसे दिया है, 1 2 3, ये आपको पता है y, ये पता है x के नीचे 2, तो x के नीचे 2 यहाँ पे, और y के नीचे 3, यानी कि y पर इंटरसेप्ट 3। अब ये 2 और 3 को मिला तो एक लाइन खींच देंगे, सीधे लाइन खींच देंगे। तो ये देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर सबका ग्राफ बिना खींचे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है, एक बार रिकॉल कर लें, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या दिया है, स्लोप और इंटरसेप्ट, तो इसका नाम है लाइन का स्लोप। बहुत सारे टाइप वहां पे दिखाए गए होंगे, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ इंटरसेप्ट, क्योंकि दोनों में जो जिसके नीचे उसके द्वारा कट किया गया है, x पर a कट किया गया तो x/a, y पर b कट किया तो y/b इक्वल टू 1 लाइन होता है। इसको हम बोलते हैं अंतःखंड रूप, इसको बोलते हैं ढाल अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं, कुछ और टाइप से हैं, मिटा दे इसको आगे। और भी पहले हम लाइन के बारे में, सिर्फ लाइन, कितने प्रकार के लाइन यहाँ पे हो सकते हैं डिस्कस करने के लिए आपको मिले, तो आपको वो सब समझना है। चलिए, ई नंबर मतलब लाइन में 5वां, अगर आपको ये दे दिया जाए x इज इक्वल टू 0, ध्यान से, अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो इसका ग्राफ कैसा होता है, और आपको पता है पहले से ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, x बराबर 0 का मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए x बराबर 0, किस लाइन पर x का मान 0 होता है, y एक्सिस पे, यानी हमेशा याद रखिए x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस होता है। ये जो आप लाइन देख रहे हो यही लाइन का इक्वेशन है x बराबर 0, यानी x बराबर 0 का मतलब ही है सीधे y एक्सिस को ये डिनोट करता है। x बराबर 0 ये किसको बताता है, y एक्सिस को। ठीक है, ध्यान से मैं बता रहा हूं, इसका अगर आप ग्राफ खींचो y, ध्यान से देखो x y, x बराबर 0 का मतलब यही है कि आप y में दुनिया का कोई भी मान ले लें, लेकिन x का मान 0 ही होगा। आप y का मान 0 ले तब भी x का मान 0, y का मान 1 ले तब भी x का मान 0, y का मान 2 ले तब भी x का मान, चूंकि उसने कह दिया इक्वेशन में कि x बराबर 0 होगा, y का मान चाहे कुछ भी ले लो। ठीक, तो अब मैं इसका अगर ग्राफ खींचूं तो 0 0 कहां पे आएगा, यहाँ पे। x का 0 तो देखना ही नहीं है, y का मान 1 है, यानी यहाँ पर x का मान देखना नहीं क्योंकि 0 है, y का मान 2 यहाँ पर, यानी ये कौन सा लाइन आ रहा है, y एक्सिस, यानी x बराबर 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार से अगर मैं कहूं आपसे कि y बराबर 0 किसको दिखाएगा, तो y का मान 0 किस पर होता है, x एक्सिस पे, यानी ये दिखाएगा आपको x एक्सिस को। यानी आज के बाद याद कर ले, कोई पूछे y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y बराबर 0, क्योंकि x पर y 0 होता है, y पर x 0 होता है। ठीक है, इसका ग्राफ कौन होगा, ध्यान से, ये सब ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे, ये जो आप x एक्सिस देख रहे हो इसी का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा जी, अगला देखें, ये 6 हुआ, अभी 2 और आपको देखना है। अगर मैं जैसे कहा अभी अभी एक चीज, उसी पे आप समझेंगे, उसी के आधार पे ये बेस है, जी नंबर मतलब 8 नंबर 7 नंबर। जैसे अगर मैं लिख दूं x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दिया हो, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कहने का मतलब अर्थात x इज इक्वल टू कुछ दिया हो, a दिया हो, a मतलब कुछ वैल्यू हो, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं अभी आपको बता रहा था x बराबर 0 किसको बोलते हैं, x बराबर 0 बोलते हैं y एक्सिस को। ओके, तो अब x बराबर 0 का जो लाइन होगा, जो ग्राफ होगा, वो y एक्सिस पर ही होगा, या y एक्सिस ही है, एक ही बात है। अब लेकिन अगर इसमें हम a ऐड कर दे,
ए ऐड कर दे मतलब ये कितना हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगा। यानी ये जो कांस्टेंट है वो जीरो किस पे था, y एक्सिस पे था, लेकिन अब a हो गया है, यानी थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब इसके पैरेलल आने लगेगा। यानी ये लाइन जो है ये क्या होगा, अगर x बराबर कांस्टेंट है तो x बराबर 0 y एक्सिस होता है। जैसे ही आप कुछ उसमें ऐड करोगे a के जगह पे 5 3 2 कुछ भी, तो वो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। 0 होगा तो y एक्सिस पर, लेकिन 0 से कुछ बढ़ने लगेगा। 0 से देखो ये 0 है, मानो या 0 है, कुछ बढ़ा तो कहां बढ़ता है, बढ़ता किधर है, राइट साइड में, इधर 1 2 3। तो अगर 1 हुआ तो थोड़ा एक दूरी पर, 2 हो गया तो 2 दूरी पर, 3 हुआ तो 3 दूरी पे, मतलब वो जो x एक्सिस का x बराबर 0 का लाइन जो y एक्सिस से जाता था, अब उसका मान बढ़ गया तो थोड़ा सा अलग डिस्प्लेस रहेगा। हम उसका ग्राफ बना के दिखाएंगे, चिंता नहीं करें। हाँ, अगर ये माइनस में हो जाए, ये कांस्टेंट जैसे मैंने कहा कि ये 0 है तो x बराबर 0 यहां पे है, लेकिन अगर 0 के बाद कुछ ऐड किया गया वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ एक्सटेंड करेगा, और अगर ये माइनस में है तो ये माइनस की तरफ एक्सटेंड करेगा। यानी x बराबर a का लाइन का होगा, यहां पे होगा x एक्सिस, x बराबर a का जो लाइन है ये मान लीजिए आपका a का मान जो भी दिया हो, यहां पर a है, तो x बराबर a का जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, y अक्ष के समांतर होता है। जैसे अगर मैं इसका x बराबर 2 दिया है सपोज कीजिए, तो इसका ग्राफ क्या होगा, आप क्या करोगे, फिर वहां से अलग सारणी बनाओगे, सारणी में ये x ये y, x बराबर 2 का मतलब y का आप मान कुछ भी ले ले दुनिया का, y का मान 0 ले तब भी x 2, y का मान 1 ले तब भी x 2, y का मान 2 ले तब भी x 2। इसका ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ खींचोगे, ये हो गया मान लो x, ये हो गया y x डैश, ये y डैश, ठीक है। अब देखो x y तो 0 है तो x बराबर 2, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। चलो 2,0 कहाँ पे होगा, 2,0 ये है, x का 2 y का 0 खत्म, फिर x का 2 y का 1, x का 2 y का 1 यहाँ पे आएगा, फिर x का 2 y का भी 2, यानी x का 2 y का 2 यहाँ पे आएगा। तो देखो ये लाइन कहाँ जा रहा है, ये लाइन जो है वो एकदम y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, और किस नंबर से जा रहा है, x के 2 मान से जा रहा है, क्योंकि x बराबर 2 था, यानी x बराबर 2, तो x बराबर 2 जहां होगा, x अक्ष पर 2 जहां होगा वहां से एक लाइन गुजरेगा। जैसे x बराबर a था तो x पर जहां a होगा वहीं से वो लाइन गुजरेगा, और इस लाइन का इक्वेशन होगा x बराबर a। अब अगर x बराबर 3 दिया है तो आप कैसे डायरेक्ट खींचोगे, सीधे देखो x पर 3 कहां पे है, यहाँ, वहां से y के पर एक लाइन खींच दो, हो गया x बराबर 3 का आलेख, यही x बराबर 3 का आलेख है, सब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी प्रकार से जस्ट सेम इसी का अगर मैं कहूं h नंबर में कि अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हो, सब 9th क्लास में आपको पढ़ना था, 9th क्लास में जाके देखिएगा, एक्सरसाइज 4.3 में, 4.1 में, 4.2 में, वहां पे अलग बनाया गया है बताने के लिए। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब मान लीजिए y इक्वल टू कुछ मान दिया होगा, y इक्वल टू मान लीजिए b कुछ भी दिया हो सपोज कीजिए, तो ये क्या होगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो y बराबर 0 होता था x एक्सिस, अब y इक्वल टू कुछ उसमें एक्सटेंड कर दिया, कुछ ऐड कर दिया गया, तो ये क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस। इसका ग्राफ कैसे होगा, मान लिया जाए ये x हुआ, x डैश हुआ, ये y डैश, ये y, ये 0, ठीक है। तो ये x बराबर 0, अगर y बराबर 0 होता तो वो x अक्ष था, ये x अक्ष पर था, लेकिन जैसे कुछ ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, x अक्ष के पैरेलल होता जाएगा। अगर ये प्लस है तो प्लस की तरफ, अगर माइनस होता तो माइनस की तरफ एक्सटेंड करेगा। दोनों ही बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ मान के चलिए y इक्वल टू बी है, तो y इक्वल टू बी देख लो कहाँ पे, मान लो b का मान कुछ दिया रहेगा जो भी हो, जैसे कैसे एक a था तो x अक्ष पर a लिए वहां से पैरेलल, फिर वैसे y बराबर b दिया है तो y पर b जहां पे होगा वहां पे लेकर के y के x के पैरेलल एक लाइन गुजरेगा, और इसी का नाम होगा y इज इक्वल टू b, ये लाइन को इंडिकेट करेगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये समझ में आ गई, समझ में आ गई तो एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ थोड़ा सा समझ लेने के लिए, बिठा दूँ, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब अगर x बराबर 2 दिया है तो सीधे x अक्ष पर 2 जहां होगा वहां से एक लाइन गुजरेगा, क्योंकि y के पैरेलल होगा। और अगर y बराबर मान लो दिया है 3, यानी y x अक्ष पर जहां पे 3 होगा, मान लो यहाँ पे 3 है तो x के पैरेलल वहां से लाइन गुजर जाएगा, समझ गए। अगर ये होता -2 तो ये क्या होता है, x पर -2 जिधर होता उधर से लाइन गुजरता है। y बराबर अगर -3 तो y पे जहां -3 होता वहां से एक लाइन गुजरता, समझ गए, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। लेकिन ये सब बेसिक वहां पे आप पढ़े रहोगे तभी तो बनाओगे। चलो, तो इतने सारे लाइन के इक्वेशन हैं,
ये सारी जरूरत पड़ेंगे यहाँ पे आपको बनाना होगा। ठीक है, चलिए जी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा पैराबोला की तरफ। तो सबसे पहले अगला जो हमारा होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसको आप हिंदी में परवलय, परवलय मतलब जो पूर्णतः गोल नहीं हो उसी को हम परवलय बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा गोल हो जाएगा और उसमें क्या होगा कि थोड़ा गोल नहीं होगा, ओवल टाइप का हो जाएगा, अंडाकार टाइप का। ठीक है, तो ये परवलय हो जाता है। परवलय आप सोचोगे परवलय तो बस ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता 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 है, कुछ भी हो सकता है, बहुत प्रकार से हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला चीज इसमें हम पहला लेते हैं। तो परवलय का एक जनरल इक्वेशन चलता है y इज स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब देखो परवलय यहाँ पे बना रहे हैं हम, ध्यान से देखना कैसे कैसा इक्वेशन रहेगा तो किधर साइड खींचना है, बहुत ध्यान से देखना। x डैश x कोई दिक्कत नहीं है, y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन। अब देखो अगर y स्क्वायर है इसका मतलब y का मान तुम यहां पर माइनस में रखोगे तब भी x का मान प्लस आएगा, और y का मान प्लस में रखोगे तब x का मान प्लस आएगा, क्योंकि y स्क्वायर है, y का मान तुम -2 रखो, स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा। अगर तुम 2 रखते तब भी 4 आता, मतलब माइनस रखो तब भी प्लस, प्लस रखो तब भी प्लस। तो मेरे कहने का मतलब y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा ना जी। तो y का मान हम प्लस रखे या माइनस, x का मान प्लस ही आ रहा है। तो बस यही यहां से डिसीजन है आपका, यानी y का मान प्लस हो या माइनस हो, x का मान हमेशा प्लस होगा। ध्यान से देखिए, हमें जो कैसे जैसे समझा रहा हूं उसको समझिए। y स्क्वायर है इसका मतलब y का मान पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें, x का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मान देता है। इसका मतलब इसका जो परवलय होगा वो x एक्सिस की तरफ होगा, इस तरह से होगा। समझिए। अब आप कहेंगे सर यहीं से क्यों गुजरा, उसका मैं कारण बता रहा हूं। पहले आप ये समझ गए, तो अब देखो ये समझ जाना इसलिए जरूरी है, अगर y स्क्वायर है तो y पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है और x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर इसी जगह पे मैं ऐसे कर दूं कि b नंबर में y स्क्वायर -4ax, तो ये क्या होगा, y का मान प्लस ले या माइनस ले, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन x का मान हमेशा निगेटिव होगा। यानी y स्क्वायर है तो ये फिक्स है। भाई मेरे देखो ध्यान से, एक चीज बहुत सारे तरीके से मैं बताऊंगा, समझो इसको। x डैश y डैश। ठीक है, y स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव होगा, फिक्स है। लेकिन अब यहां पर भी पॉजिटिव निगेटिव होता है y, लेकिन x हमेशा पॉजिटिव है तो x हमेशा पॉजिटिव। यहां y प्लस माइनस हो सकता है लेकिन x हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी x निगेटिव की तरफ है इस साइड, यानी इसका जो आलेख होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, वो जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होगा परवलय का। यानी गौर करने वाली बात यह है, अगर x प्लस है तो परवलय का मुंह x प्लस की तरफ होगा, x अगर माइनस है तो परवलय का मुंह x माइनस की तरफ होगा। कोई दिक्कत, बहुत विस्तार से ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है पर, लेकिन समझ लो फिर उसको कैसे ट्रिक है उसको समझ लेना है। x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव की तरफ मुंह होगा, x निगेटिव है तो x निगेटिव की तरफ मुंह होगा। कोई दिक्कत, एक चीज। अब यहीं पे अगर मैं चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब तीसरा टाइप, ध्यान से देखिए, तीसरा टाइप अगर मैं इसी में कहूं सी नंबर में कि अगर वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता तो आप क्या करते देखो यहां पे क्या है, प्लस y है, यानी कि x क्या है वो देखने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि y क्या है, प्लस में है, यानी y प्लस किधर है, ऊपर, यानी ऊपर की तरफ मुंह होगा परवलय का। बस, कोई दिक्कत। अगर यहीं पे मैं कर दूं x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा -y है, और -y कहां पे होता है, नीचे की तरफ होता है, यानी परवलय का मुंह निगेटिव y की तरफ होगा, इस तरीके से होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर चाहो ना सर ऐसे क्यों हो रहा है, तो देखो वो अभी मैं एक शर्त नहीं बताया आपको, मूल बिंदु से सब क्यों गुजर रहा है, सब मूल बिंदु से गुजर रहा है। देखो इसका ग्राफ खींचो ना, ये x ये y। अब
अगर x का मान हम अगर रख दे, मान लो सपोज करो -2 रखते हैं तो क्या होगा, मान लो यहाँ a का मान कुछ दिया होगा सपोज करो, तो 4 एक कांस्टेंट पे ध्यान मत देना, ठीक है, बस समझ लो जैसे कैसे निकालोगे। x का मान 2 रखोगे तो -2 कैसे क्या 4 होगा, तो y का मान क्या होगा, मान लो 4 आ रहा है सपोज करो, इसका मान कुछ हो रहा होगा। अगर x का मान पॉजिटिव रखे 2 तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, y का मान 4 आ रहा है, यानी x का मान, अच्छा अगर मान लो हम x का मान 0 रख दें तो y का मान क्या होगा 0 होगा। ये मान लो ये कट चुका है, सपोज करो कांस्टेंट कुछ कट चुका है, तो x स्क्वायर इक्वल टू y हो गया। तो x का मान रखते जाओ और y का मान निकालो और उससे सारणी खींचो। देखो x 0 y 0 यानी मूल बिंदु से x का मान -2, x का मान -2 रखें तब भी y का मान 4, और x का मान 2 रखें तब भी y का मान 4, यानी x प्लस रखे तब भी 4, y रखे तब भी 4। तो इन सब तीनों बिंदु को हम अगर मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, परवलय नहीं बनेगा, ये परवलय बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम आलेख खींचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां देख करके हमको फिगर ड्रॉ करना है, उसके आधार पे कैलकुलेशन करना है, इसलिए टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं इस आपको ट्रिक समझा रहा हूं, समझ रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ऐसे ही सबका है, तो डिसाइड किससे होगा, y से होगा। अगर y प्लस में है तो y प्लस की तरफ मुंह होगा, अगर y निगेटिव है तो y निगेटिव की तरफ मुंह होगा, x पॉजिटिव है तो x प्लस की तरफ, x निगेटिव है तो x निगेटिव की तरफ उसको करना होगा परवलय में। अब देखो इसी में 4 टाइप और बन सकता है, वो 4 टाइप क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे ई नंबर में अभी मैंने एक आपको स्टार्टिंग में दिखाया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मैंने आपको क्या कहा कि ये 4ax है, x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, ठीक है। लेकिन इसी में ना अगर मैं +c कर दूं तो क्या करोगे आप, +c, ये पहले कहां से गुजरता था, मूल बिंदु से, अब ये c आ जाने से कुछ इंटरसेप्ट हो जाएगा और वो इंटरसेप्ट आने से ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा। मतलब अब फिगर क्या होगा, c का मान देख लो कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको यहां पे ले लो, जो भी हो c का मान, बस वहां से परवलय गुजरेगा। मतलब c आ जाने, अब c प्लस में आ गया तो प्लस की तरफ डिस्प्लेस। अगर ये मान लो ये हो जाता, सपोज करें ये हो जाता y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस c, तो ये क्या होता, -c है, इसलिए ये थोड़ा c माइनस हो जाने के कारण निगेटिव साइड में डिस्प्लेस कर जाएगा। लेकिन x है पॉजिटिव तो x प्लस की तरफ ही मुंह रहेगा, -c है तो उतना आगे या पीछे हो जाएगा, उतना आगे या पीछे वो डिस्प्लेस करेगा। ये जो आप डिस्प्लेस देख रहे हो यही आपका -c, और ये क्या है आपका c है। मेरी बात को ध्यान सुनिए, अगर केवल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, x प्लस में है तो मुंह प्लस की तरफ होगा, लेकिन अगर जैसे ही हमें यहां पर +c या -c मिला तो +c मिलेगा तो ये फिगर थोड़ा प्लस की तरफ डिस्प्लेस करेगा, और अगर ये माइनस मिल जाएगा तो ये फिगर थोड़ा माइनस की तरफ डिस्प्लेस करेगा। बात समझ में आ रही है, आराम से एक एक बात को सुनो, ठीक है। इसी का 2 और टाइप कौन सकता है, ये तो ई और एफ हुआ, +c - c करके, ऐसे ही एक्स वाला भी कर सकते हैं, उसको जरा देख लो। तो अब इतना समझ जाओ ना तो देख करके फिगर फटाक फटाक खींचोगे, और बस फिगर खींच दिए तो कैलकुलेशन हो गया आपका, क्योंकि उसके बाद कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं, इंडिकेशन तो आप सीखे ही हो। जी नंबर देखो 8 उसमें भी शायद बताया, 8 इसमें भी था। चलो अगर मान लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप समझ चुके हो कि भैया y प्लस में है तो मुंह y की तरफ होगा, ऐसे, ठीक है, ये फिक्स हो गया, y की तरफ मुंह होगा। अगर इसी में हम ये लिख देते +c, सपोज करो, ठीक है, ये तुम पढ़ चुके हो, ये मान लो पढ़ चुके हो, इसी के आधार पे मैं अगर बनाना चाहूं तो 2 बन सकते हैं। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay +c कर दिए तो क्या होगा, ये फिगर +c के कारण थोड़ा सा c प्लस की तरफ एक्सटेंड कर जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा जो भी c का मान हो उसके अनुसार ये c के, मतलब मान लो पहले 0 से जाता मूल बिंदु से, अब c आ गया तो c मान लो 2 था तो यहाँ 2 से जाएगा, अगर c का मान 1 है तो 1 से जाएगा, जो भी हो, ठीक है। तो ये लेकिन y होने के कारण y की तरफ ही मूव होगा, +y है। अच्छा अगर इसी में मैं बात करूं कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay
माइनस सी कर देता तो ये फिगर जो यहाँ पे है मूल बिंदु पे ये माइनस सी है तो माइनस की तरफ एक्सटेंड कर जाएगा, लेकिन इसका मुंह किधर खुला रहेगा, वाई की तरफ ही। केवल घटेगा बढ़ेगा, वो सी का मान क्या करता, सी क्या करता है, घटाता बढ़ाता है। जैसे मैंने भी कहा था y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, मूल बिंदु से। अब अगर प्लस सी हो जाए तो ये मूल बिंदु से ऊपर थोड़ा खसक जाएगा, अगर माइनस सी हो जाए तो ये मूल बिंदु थोड़ा सा नीचे खसक जाएगा। बस ना, ये जो हम लोग स्लाइड कर रहे हैं ना, ये सी के मान पर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी माइनस सी है तो y है तो मुंह y के तरफ ही खुला रहेगा, लेकिन माइनस सी होने के कारण ये मूल बिंदु से ना होकर के थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से 4 और बना सकते हैं, वो सबका निगेटिव लेके, निगेटिव तो निगेटिव तरफ मुंह होगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ -4ay है तो क्या होगा, तो अभी मैंने कहा था y माइनस है, y माइनस होने के कारण निगेटिव की तरफ यानी इस तरफ मुंह होगा। अब इसमें अगर कर दिया प्लस सी, -4ay प्लस सी, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा प्लस की तरफ डिस्प्लेस करेगा। अगर ये माइनस, इसका फिगर कैसा होगा, ये यहां से गुजरेगा, ये प्लस सी, मुंह नीचे ही होगा y, ये बताएगा कि मुंह किधर होगा और ये बताएगा कि कहां से जाएगा। अगर प्लस सी है तो प्लस की तरफ डिस्प्लेस करेगा, अगर यहां पर माइनस सी आ जाता, माइनस सी, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर जाता है, माइनस की तरफ डिस्प्लेस कर जाता है। कोई दिक्कत? देख रहे हो? तो इस प्रकार से ना सारे फिगर दिखाए जाते हैं। ओके, ये था पाराबोला। अब आते हैं पाराबोला के बाद हम लोग अगला जो हमारा है वो सर्कल, ठीक है। सर्कल देखते हैं कि कैसे है। सबको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सहायता मिलेगा। अगला, अभी सब 11th की बात चल रही है, अनेक प्रकार के दिखाए जा रहे हैं, आपको फिगर बनाना होगा डायरेक्ट इक्वेशन देख के, आप देखोगे समझ जाओगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये किसका फिगर है, y इक्वल टू x, तो ये भी पाराबोला ही है, समझ लो। यहाँ क्योंकि 4a छुपा हुआ है, 4a छुपा है, उसका हो सकता है कट गया होगा कुछ मान आने के कारण, तो समझ लो अगर y और x दोनों लीनियर हो, मतलब दोनों का पावर 1 हो, तो कहोगे कि ये लाइन का इक्वेशन है। y इक्वल टू mx, m का मान 1 है ना उस फॉर्म में, और यहाँ पे क्या है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में, ठीक है। एम का मान 1 हो जाने के कारण तो ये लाइन है, दोनों लीनियर है तो लाइन हो जाएगा। एगो अगर स्क्वायर में आ गया, एगो लीनियर, तो ये देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म का है, तो ये पाराबोला हो जाएगा। ये भी समझते चलना है, कभी ये नहीं कहा एकदम 4a दिखना चाहिए, m दिखना चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया गया। अब वहां पे जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुन लो फिर से, जैसे, अच्छा मैं लास्ट में एक बार रिकॉल करा दूंगा, चलो पहले अभी आगे हम लोग देख लेते हैं, फिर उसको एक बार ना लास्ट में एक बार समराइज करेंगे तो बताएंगे। चलिए जी, अगला जो हमारा है वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। वृत्त, वृत्त तो सबको पता ही है। इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन जो जनरल होता है वो इस प्रकार से होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसी चीज को कहीं कहीं किसी किसी बुक में x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर या आर स्क्वायर कुछ भी लिखा है, तो उससे लिखने से क्या होगा, ये जो आप कांस्टेंट जो देख रहे हो उसको चेंज करने से थोड़ा उसका नाम चेंज हो जाएगा। बात तो है कि ये है क्या, वेयर यहाँ पर a और b या h या k जो भी कहिए, वो है क्या, a और b ये कोऑर्डिनेट है किसका, सेंटर का, यानी कि ये क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ, मतलब ये निर्देशांक है वृत्त के, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या है, a और b या h या k जो भी कहिए, a और b या h या k। ये देख करके आपको पता चल जाएगा कि वृत्त का केंद्र कहां पे है, ठीक। कैसे, x में से जो घटाया होगा, y में से जो घटाया होगा वो वृत्त का केंद्र हो जाएगा। और ये c क्या है, एंड रेडियस क्या है, ये c बतलाता है, ठीक है, यानी r जो है वो c है। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, तो मान के चलो, अगर मान ले ऐसे इक्वेशन दिया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, सपोज किया जाए कुछ भी, तो ये इस टाइप में है, तो ये समझ जाएंगे कि ये वृत्त का समीकरण है। और वृत्त का है तो इसका कैसे हम लोग खींचेंगे, ये देखिए, जैसे x माइनस 2 यानी कि यहाँ पे x में से 2 घटाया गया है और y में से कितना घटाया गया, 3, यानी 2,3, ये है हमारा वृत्त का केंद्र।
अब वृत्त का केंद्र यानी 2,3 कहाँ पे होगा, सपोज करो 2,3, x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 यहाँ पे होगा, y का मान 3 यहाँ पे होता है, यानी ये हमारा वृत्त का केंद्र है। अब ये वृत्त का केंद्र मिल गया, अब हमें वृत्त खींचना है। वृत्त के लिए त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कितना है 4, तो त्रिज्या 4 होगा, तो मान लो ये 2 है तो 2 और बढ़ जाएगा, मतलब ये इस प्रकार से कुछ वृत्त जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार से, जिसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। अब त्रिज्या 4 होगा तो आपको पता चल जाएगा, जैसे यहां से 4 कैसे लेंगे, ये देखिए यहां से 3 ये और 1 ये 4 नहीं हुए, यहां भी 4 यहां भी 4, सब 4 होना चाहिए, वो अब हम हाथ से खींच रहे ना, ठीक। अच्छा जी, थोड़ा ध्यान समझिए, अगर कभी मान के चलिए यहां पे 2,3 तो आपका सेंटर हो गया और रेडियस आपका 4 हो गया, तो आप खींच दिए वृत्त। कभी कभी ऐसा होगा कि वो इस तरीके से दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बहुत सर ये तो x माइनस 1 यही नहीं है, अरे क्या है, इसको देखोगे तब ना, ये x माइनस 0 कर दिया है, y माइनस 0 कर दिया है, और ये 2 का स्क्वायर है, यानी यहाँ सेंटर क्या होगा, सेंटर 0 0, और रेडियस क्या है, रेडियस 2, ठीक है। यानी इसका वृत्त कैसे खींचेंगे, ये पता चल गया कि वृत्त कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है, ना सेंटर का 0 0 होता है, और रेडियस 2 है, यानी रेडियस 2 यहाँ पे मान लो है, यहाँ भी 2, क्योंकि पता ना वृत्त की त्रिज्या सब जगह समान होती है, 2 माइनस 2, यानी इसका फिगर कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, समझ रहे हो। तो हम लोग इसे देख करके सिर्फ समझ जाएंगे कि वृत्त का फिगर कैसे खींचना है, बस एक मैंने कहा ना एक जनरल एक डायग्राम खींचना है, सिर्फ ये नहीं कि पूरा एकदम स्केल से प्रकार से आप एकदम लेकर खींचोगे, नहीं नहीं, सिर्फ एक नमूना खींचना है, उसके आधार पर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो एक नमूना खींचने के लिए भी मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए ना कि हम लोग कैसे खींचे, तो इसके लिए जरूरी है कि समीकरण पे आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है, ये कोई दिक्कत। अच्छा, अब मैं पहचान क्या मैंने कहा कि अगर दोनों स्क्वायर में आ जाए और बटा में कुछ भी ना हो तो समझ जाए कि वो सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। लास्ट में हम लोग एक बार देखेंगे समराइज करके, अभी फिलहाल सर्कल के बाद आते हैं एलिप्स पे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जो ए बी सब सेंटर है, वो रेडियस है, सब आप देख लोगे। चलिए अब लेते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स का मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्त। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्त। अब देखो दीर्घवृत्त क्या है ना, जैसे अभी तुमने पाराबोला देखा, 2 पाराबोला जोड़ दो एक दूसरे की तरफ से, एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। और इसी एक पाराबोला को दोनों तरफ से जोड़ोगे तो एलिप्स, और इसको अगर काट करके ना दोनों अलग अलग कर दोगे तो ये बन जाएगा हाइपरबोला। बस बहुत बड़ा इफेक्टेड नहीं है, बस समझ लो। पाराबोला को अगर 2 पाराबोला ऐड करोगे तो एलिप्स, और एलिप्स को काट करके या 2 पाराबोला को एक दूसरे के अपोजिट से जोड़ोगे तो उसको हम बोलेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला अति परवलय, परवलय से ही बना अति परवलय, और परवलय से ही बना ये दीर्घवृत्त जिसको एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका परवलय, ये अति परवलय। तो हम लोग बार बार से ये दोनों भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो इसका इक्वेशन कैसा होता है, आपको फिगर क्या खींचना है, कैसे खींचना है, सब समझना है बस। ये देखिए, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इस तरह का कहीं दिखा तो आप समझ जाएंगे कि वो एलिप्स हमारा दिया गया है, और एलिप्स दिया गया तो उसका फिगर कैसे खींचना है। ये देखिए, एक्स के नीचे जो होगा वो एक्स एक्सिस पर लीजिएगा, और वाई के नीचे जो होगा वो वाई एक्सिस पर लीजिएगा। और देखिए, अगर जितना पता है ना ये सिमेट्रिक होता है, जितना इधर लिए होंगे वही यहाँ पर माइनस में भी आएगा, मैं दिखा रहा हूँ, और जो प्लस में लिया है वही आपका माइनस में भी आएगा। और इसको मिला दीजिए, आपका बन जाएगा क्या, एलिप्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एलिप्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जो मैंने फिगर दिखाया है, ये देखने से लग रहा है कि ए का मान बड़ा है और बी का मान छोटा है। यहाँ पर क्या है, ए का मान बी से बड़ा है, मतलब ए बी से बड़ा है। और यही अगर उल्टा हो जाता है, जैसे मान लिया जाए ये होता कि एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पर ना ए छोटा हो जाता बी से, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ए छोटा है यानी एक्स के नीचे वाला छोटा है तो एक्स पर हम छोटा लेंगे, और y का b जो है, y के नीचे b वो a से बड़ा है, यानी a से b क्या है, बड़ा है, तो हम ये b हो जाता है। तो ये b, ये माइनस b, ये माइनस a, और इसको जब मिलाते हैं ना इस प्रकार,
तो ये देखो, ये देखने से लग रहा था कि कुछ इस तरीके से परवलय है, यानी इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज है, ठीक है। यानी कि दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे, ये थोड़ा सा खड़ा टाइप का लग रहा है, कुछ मतलब जगह कम है ना, मैं इसको इससे दिखा देता हूं आराम से, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कैसे दिख रहा है आपको, वर्टिकल दिख रहा है, लग रहा है जैसे खड़ा है, अंडा एक ऐसे है, एक अंडा ऐसे है, ये वर्टिकल इलिप्स है, इसको क्षैतिज, इसको उदग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल, ये डिपेंड करता है इस पर। अगर x वाला बड़ा है तो x पर बड़ा होगा, अगर y वाला बड़ा है तो y पर बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है, ये देख के पता चल जाएगा आपको। बड़ा समझिए एक चीज, इसको हटा दें, एक समझ लेना है। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया गया एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बटा में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 16 इक्वल टू 1। अब आप समझ जाओगे कि ये जो दिया गया ये इलिप्स का है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर के फॉर्म में है, वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है ना, तो लिख सकते हो ना एक्स स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ देखो, एक्स के नीचे बड़ा है कि वाई के नीचे बड़ा है। अब तुम यहाँ पे समझ लिए ना भाई, देखो ना, x के नीचे 3 लेना है, यानी x के नीचे मान लो ये हो गया मेरा 3, और y के नीचे क्या लेना है 4, तो मान लो y के 4। अब ये +3 तो ये -3 लेंगे, +4 तो ये -4 लेंगे। अब किसके नीचे वाला बड़ा है, y के नीचे वाला, तो y वाला पर बड़ा होगा। और ये देखने से लग रहा है कि ये कुछ हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, बस क्या होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा। बात समझ में आ रही हो? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे समझिए। अगर इसी को मैं उल्टा कर देता, जैसे x के नीचे वाला बड़ा होता, कुछ मान लो सपोज करो, इसका फिगर तो इस तरह से हो गया। अगर मान लो कोई ऐसा दे देता एक्स स्क्वायर बटा में 25 और वाई स्क्वायर बटा में 9 इक्वल टू 1, तो ये दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर है, प्लस ये वाई स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 5 है एक्स के नीचे में, वो बड़ा है, और ये वाई के नीचे 3 ये छोटा है, तो यानी एक्स पर बड़ा होगा, यानी एक्स पर हमको 5 लेना है, वाई पर 3 ही लेना है, यानी ये -5 ये -3। अभी देखो इसको आप मिलाओगे तो देखने से ही लगेगा कि ये कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप का है। ठीक है, कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपको एक रफ फिगर खींचना है। अब कुछ लोग सोच रहा होगा, ये सर 3 तो समझ में आ रहा है कि x के नीचे 3 दिया है, अब -3 कैसे ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आई। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। एक बात समझो, देखो पहली बात कि ये जितने सारे फिगर दिखे हैं वो सिमेट्रिक होता है। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं तो तुम खुद इसका जवाब दोगे। एक मान लो वृत्त है, इसका केंद्र मूल बिंदु है, तो वृत्त खींचोगे ना जी। तो वृत्त यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, मान लो यहाँ से गया है 2 पे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, रेडियस। तो ये 2 है तो ये भी तो 2 ही होगा, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2, क्योंकि ये जितना इधर गया है उतना इधर गया। रेडियस, वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, समान होती है। ये अगर मान लो ये भी 2 ही होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ये 2 तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2, लेकिन ये 2 होगा, ये -2 होगा। तो ये जो आप देख रहे हो निर्देशांक, जितना प्लस उतना माइनस लेना पड़ता है। वैसे यहाँ पर देख लो, ये सिमेट्रिक होता है, जितना इधर परवल है उतना इधर परवल है। तो अगर ये 2 है तो इधर भी 2 ही होगा, लेकिन माइनस में होगा। समझ गए? पहला कारण, पहले तरीके से। दूसरा तरीका ऐसे समझो, अगर मान लो सपोज करो तुम्हें निकालना है कि भाई हमको नहीं मानना है कि y का मान y पर किससे कट रहा है, कैसे आ जा रहा है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से तुमको कहूँ x का मान निकालो, तो y का मान 0 रख दो, देखो तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। अगर x निकालना है तो y को 0 करेंगे, पता है ना, हमने आपको अध्याय 7 में बताया कैसे। अगर x निकाल तो y को 0 कर दो, y 0 करोगे तो 0 बटा में 0 सब खत्म। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू √9, यानी +-3, यानी x को कट करेगा कहाँ पे, एक बार +3 पे, एक बार -3 पे। अगर मैं ये y इक्वल टू 0 रखा तो निकला x का मान। अब अगर मैं x बराबर 0 रख देता तो y का मान निकल जाएगा। x बराबर 0 रखोगे तो 0 बटा में 9 खत्म, तो ये बचेगा y स्क्वायर बटा में 16 बराबर 1, यानी कि y स्क्वायर बराबर 16, यानी कि y बराबर √16, यानी +-4, यानी +4 पे भी कटेगा और -4 पे भी कटेगा। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से तुम मान भी निकाल सकते हो। तो क्या जरूरत है, हम तो देख के समझ गए। यहाँ से x के नीचे 9 है यानी 3 होगा, तो +3 भी लेंगे, -3 भी लेंगे। y के नीचे 16 है यानी 4 का स्क्वायर है, तो +4 भी लेंगे, -4 भी लेंगे। ये डायरेक्ट भी समझ लिए, निकालना भी जान गए। कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी नहीं है। तो अगला देखो,
अगला जो है वो हमारा जस्ट इसका उल्टा है, जिसका नाम है हाइपरबोला, अति परवलय, हाइपरबोला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अति परवलय। अब देखो मैंने कहा जो अभी फिगर देखे थे जस्ट यही फिगर है, थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस ना होकर के माइनस अगर कर दे तो ये इक्वेशन हाइपरबोला का होता है। ठीक है, और इसका फिगर ये आपको दिया भी नहीं है एग्जाम में, एक्सरसाइज में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका फिगर कुछ बस आया तो मैं समझा दिया। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से, एक पैराबोला इस साइड और एक पैराबोला इस साइड। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया रहता है। अब इसमें भी मान लीजिए कि अगर ये बड़ा है ये बड़ा है तो इसमें दो फिगर हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जो बड़ा होगा उसके अनुसार अपना डिसीजन होगा। तो चूंकि है ही नहीं तो इसके बारे में विशेष बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हाइपरबोला भी दो प्रकार से हो सकते हैं, एक वर्टिकल, एक ये सिमेट्रिक। ठीक है, अगर x के नीचे वाला बड़ा है तो ध्यान से समझे ये x एक्सिस पे होगा, y के नीचे वाला बड़ा है तो y एक्सिस पे होगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, परेशानी ये भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना आगे जो हमारा इस एक्सरसाइज में बेसिकली जो पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, मैंने जो कहा कि सब पढ़ने के बाद एक बार रिकॉलेशन कर देंगे कि कैसे पहचान में आएगा कि कौन किसका इक्वेशन है। कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो करके ना उसको थोड़ा सा डेविएट करें तो आप हो जाएंगे परेशान, तो उसको देख लीजिए और फिर लास्ट में हम लोग उसको समराइज कर रहे हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स, ये जनरल मैं फॉर्म दिखा रहा हूं। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, लेकिन हो सकता है m का मान c का मान कुछ भी रख दे, तो ये जनरली फॉर्म में y इज इक्वल टू एक्स भी हो सकता है। अगर इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है तो ये किसका होगा, लाइन, ये लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1। अगर जो इक्वेशन दिया गया उसमें y और x दोनों का पावर 1 है, यानी रैखिक हो, घात 1 हो, तो हम समझ जाएंगे कि लाइन का इक्वेशन है। दूसरा, अगर एक, जैसे आपने पढ़ा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस सी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेकिन इसी को ऐसे भी दे देता है, हो सकता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे देगा या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दे देगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में मतलब 4a और c ये सब मान लीजिए कुछ कट गया, a का मान 1/4 होगा तो 4 कट गया तो 1 आ गया, खत्म। c का मान भी 1 दे दिया, कुछ दे दिया, जो भी हो कोई कंडीशन, तो उस स्थिति में वो सब कट जाएगा, तो ये बच जाएगा। यानी एक पावर 2 में हो, एक पावर 1 में हो। ठीक है, तो अगर एक द्विघात और एक रैखिक हो इस प्रकार से, तो समझ जाएंगे कि ये इक्वेशन हमेशा एक पाराबोला को डिसाइड करता है। ठीक है, तीसरा, अगर जैसे सर्किल का होता है x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, ऐसा ना देकर के कभी कभी हो सकता है a का मान b का मान कुछ 0 हो गया, c का मान कुछ 1 रख दिया, तो वो ऐसा भी हो सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब दोनों ही स्क्वायर में हो, ये तो त्रिज्या का मान है, कुछ भी रहेगा। अगर ये दोनों स्क्वायर में हो, एक कोई भी दोनों सिंगल पावर, मतलब दोनों का पावर 1 तो लाइन, एगो डबल एगो सिंगल, मतलब एक स्क्वायर में एक जो है पावर 1 में तो पैराबोला। अगर दोनों स्क्वायर में तो ये बतलाएगा सर्कल को, वृत्त को। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। ये 3 ही आपको याद रखना है बेसिकली। इसके बाद जो 2 था वो तो आप समझ ही गए, क्योंकि वो तो उसका अपना नीचे में रहेगा, क्या प्लस या माइनस जो भी देखे, तो ये वाला। चौथा, जैसे अगर एक्स स्क्वायर बटा में कुछ दिया रहेगा, वाई स्क्वायर के बटा में कुछ दिया रहेगा, बराबर 1 ऐसा रहेगा, तो ये समझ जाएंगे कि ये तो हमारा है एलिप्स। और यहाँ प्लस की जगह पे अगर माइनस कर दिया सेम इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर वाई बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनस कर देगा तो समझ जाएंगे कि ये हमारा है हाइपरबोला। ठीक है, तो ये एक बार समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और तब जाकर के एक लास्ट चीज समझिए, और फिर हम लोग अपना एक्सरसाइज में जो एरिया अंडर कर्व है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताने वाला था, जैसे थोड़ा सा इक्वेशन लाइन जो होता है ना, लाइन ना दे करके कभी कभी एक मान के चलिए कुछ कह दिया, सपोज कीजिए घात के आधार पे रैखिक बहुपद हो या रैखिक समीकरण, उसका आलेख कैसा होता है, द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होता है, त्रिघात समीकरण का आलेख कैसा होता है, चतुर्घाती समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिसको हम लोग
रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? रैखिक समीकरण का आलेख इस प्रकार से होता है, एक सरल रेखा, कुछ भी ऐसे हो या ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, कहीं एक सरल रेखा होता है सीधे। क्या होता है? रैखिक समीकरण का आलेख होता है स्ट्रेट लाइन, ध्यान से, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है। दूसरा, अगर द्विघात बहुपद की बात की जाए, द्विघात जिस बहुपद में अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, रे भाई मेरे समझो ना, तो ये को देखो, तो इस बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है। इस समीकरण का घात क्या है? अधिकतम 2 है। तो जो बहुपद का समीकरण जो अधिकतम घात होता है उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा है 2 है, तो द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होता है? परवलय होता है। ये किसको? ये बतलाता है आपको लीनियर इक्वेशन को, ये बतलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को। और द्विघात समीकरण को अगर बतला रहा है तो द्विघात समीकरण कैसा होता है? परवलय के जैसा। उसका आलेख कैसा है? परवलय। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है? ध्यान से, परवलय। अब बात समझना, एक मैं बात जो समझा रहा हूँ, अगर अब पावर बढ़ेगा तो ये जो है ना धीरे धीरे ना इसकी कैसे बढ़ते हैं, देखिए। तीसरा देखिए, ये है आपका वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो ये पाराबोला, समझ जाओगे ना, पाराबोला, परवलय। ठीक है, त्रिघात बहुपद में क्या होता है ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से आप देखोगे, आप इसका टेबल बना के बनाना ना, खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? कुछ इस तरीके का लाइन होता है। और अगर चतुर्घाती का बात करें, y का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, तो 4 घात होगा, तो ये द्विघात का ही स्क्वायर है, y स्क्वायर का स्क्वायर है, इसलिए इसका ग्राफ जो है ना परवलय ही होता है, लेकिन वो इस तरह से कुछ होता है, पूरा एकदम उठा हुआ होता है। देख रहे हो? ये देखो थोड़ा सा चौड़ा होता है ऐसे, थोड़ा ये तरीके से, और ये कैसा होता है? एकदम ऐसे होता है। ठीक है, क्यों? इसका जब ग्राफ, अब देखो, अगर एक y का मान 1 रखोगे तो x का मान 1 होगा, y का मान 2 रखोगे तो x का मान 16 हो जाएगा। जैसे ही y का मान थोड़ा बढ़ेगा तो x का मान उसका 4 गुना बढ़ जाता है, इसलिए इसका ग्राफ जो ना एक y की तरफ पूरा एक उठा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है ताकि एक्सरसाइज में आप उसको सॉल्व कर सकें। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, बिना डरे हुए आराम से, कि सर मुझे ये समझ में नहीं आई, या फिर इस वीडियो को पॉज करके फिर से स्टार्टिंग से देखो। न समझने वाली कोई बात ही नहीं है, पूरी तरह से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। चलिए, तो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं जो एक्सरसाइज में बातें हैं। ये सब याद रखोगे तो वो कुछ नहीं है। ठीक है, और एक बात और, ये अध्याय पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रेशन सब याद होना चाहिए, फार्मूला, सारे फार्मूले, खास करके 7.7 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने सारे आपको 3 फार्मूले दिए गए हैं, √x² प्लस a², √x² माइनस a², √a² माइनस x², ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का फार्मूला, तो आपको जो है कि नहीं याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एरिया अंडर कर्व। अब देखिए, सबको मैंने कर्व ही बोला, जैसे वो लाइन हो, पाराबोला हो, सर्कल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला, सबको हम कर्व मान के चले। कर्व का मतलब क्या होता है? वक्र। ठीक है, एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे, मतलब किसी भी कर्व के नीचे का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया फाइंड करना है, तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले ना हम लोग कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर इसके अनुसार एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर के आधार पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान के चलिए, सपोज किया जाए, कंपोज, कि हमारे पास एक फिगर है और उस फिगर में आपको निकालना है। देखिए, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कि द एरिया बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, बाई द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, कोई एक कर्व है जिससे कुछ एरिया घिरा हुआ है, बाउंडेड बाई द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, पता है ना, कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो इस कर्व एक्स एक्सिस एंड कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, निर्देशांक दिया होगा, एंड ऑर्डिनेट्स s इज इक्वल टू a एंड
x इज इक्वल टू बी। ठीक है, मान के चलिए कोई एक एरिया है, आपको एक एरिया दिया गया है, थोड़ा समझिए भाई, इसको आपको फिगर को समझना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि कोई एक फिगर है इस प्रकार से, ठीक है, कोई एक कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन क्या है आपको पता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है। तो कहता है कि इस कर्व के नीचे का एरिया फाइंड करना है। तो कहता है कि ये कर्व और इस कर्व के नीचे कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस। तो ये कर्व, ये एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू दिया है, मान लीजिए a और ये b। तो x इज इक्वल टू ए क्या होगा, x इज इक्वल टू ए मैंने अभी बताया था इसके पहले, x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दिया है, यानी y के पैरेलल एक लाइन होगा, और x इज इक्वल टू b, तो ये भी y के पैरेलल नहीं होगा, b से जाएगा। और मैंने डायरेक्ट भी कहा था x बराबर a है, तो x अक्ष पर a से जाने वाली रेखा, और x इज इक्वल टू b है तो x अक्ष पर b से जाने वाली रेखा, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू a, ये क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू b। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस लाइन का ये जो कर्व दिया गया इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो इसके नीचे का टोटल एरिया निकल जाएगा, लेकिन वो इंटीग्रेशन जो होगा वो इंडिफिनिट होगा, उसमें लिमिट नहीं दिया होगा। लेकिन हम उतना बड़ा निकालना ही नहीं है, मुझे जो जरूरत है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो उसके लिए लिमिट की जरूरत पड़ेगी, और वही ये लिमिट बांध दिया कि नहीं, इसके नीचे का एरिया निकालिए, लेकिन सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नहीं ये सिर्फ इतना ही निकालना है, टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का खास करके यूज है, यहाँ पर एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए, तो एक कर्व है, हमें क्या करना है कि एरिया बाउंडेड, मतलब वो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्र का जो घिरा हुआ हो किससे, इस ये कर्व, ये एक्सिस और ये दोनों ऑर्डिनेट्स, यानी ये एक्स एक्सिस, ये कर्व और ये दोनों ऑर्डिनेट्स के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये जो आप फिगर देख रहे हो, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सिंपल बात समझिए। अब कहता है कि इसका एरिया निकालना है, तो आपको यहां पे माना के लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक छोटा सा हिस्सा इसमें से मानना होगा। वो हिस्सा सपोज किया जाए कि वो हम लोग इसमें से एक छोटा सा, एक पतला सा स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एक भाग लेते हैं इसमें से, वो मान के चलिए आपका ये है, एकदम पतला सा स्ट्रिप्स। ठीक है, ये थोड़ा सा हिल गया है, आप इसको स्केल से खींचेंगे। ठीक है, चलिए अब आप खुद बताइए, ये देखने से ही लगता है कि ये जो स्ट्रिप हम लोग लिए हैं, पतला सा स्मॉल रीजन जिसको हम लोग लिए हैं, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे पेंट कर देते हैं ताकि पता चले कि ये हम लोग इस रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका एक छोटा सा हिस्सा, स्मॉल रीजन, और स्मॉल रीजन इसी को हम लोग एलिमेंट्री स्ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्मॉल रीजन कहें या इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप भी कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रिप या स्मॉल रीजन, ये कैसा है, एक आयताकार स्ट्रिप है। ये कैसा है, विच इज अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर आप समझ रहे होंगे, आयताकार। ठीक है, रेक्टेंगुलर, टेंगुलर। ठीक है, स्ट्रिप मतलब ये एक आयताकार छोटा सा हिस्सा है। ठीक, अब मैं अगर कहूं कि ये अगर आयत है तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको पता है कि उसके लिए आपको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका लंबाई और उसकी चौड़ाई चाहिए। इसकी लंबाई कौन बतलाएगा, y बतलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये है आपका एक आयत, तो इसकी चौड़ाई कौन बताएगा, x वाला बताएगा हिस्सा, और इसकी लंबाई क्या है, ये तो y बतलाएगा ना कि ये कितना ऊंचा है। तो इसका जो ऊंचाई है वो बतलाएगा y, और इसकी जो चौड़ाई है वो बतलाएगा x, और x पर ये छोटा सा हिस्सा लिया गया है। तो पता है कि ये अगर पूरा x है तो इसका छोटा सा हिस्सा डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे dx कहलाता है। इसका छोटा सा हिस्सा क्या कहता है, x का छोटा सा हिस्सा हम लोग dx के नाम से जानते हैं, और dx तो इसको हम x एक्सिस पे है तो इसका छोटा सा हिस्सा को हम क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे।
ध्यान से क्या बोलेंगे, dx। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे, dx। ठीक है, तो लंबाई भी पता चल गया, लंबाई कौन बतलाएगा, y, और इसकी चौड़ाई कौन बतलाएगा, dx। तो चूंकि x पे है, अगर y पे होता तो dy। ठीक है, किसी का भी बहुत, ये पूरा अगर हिस्सा x है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा dx कहलाता है। बात समझ रही है, dx का मतलब ही होता है एक स्मॉल पार्ट, एकदम मतलब इन्फिनिटेसिमल, जो उसमें एकदम अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा जो है, छोटा सा हिस्सा, उसी को हम लोग उसका dx बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या है, y, और इसकी चौड़ाई क्या है, dx। यानी ये जो हमारा है ये निकला एरिया ऑफ, ध्यान से, नाउ बाय फॉर्मूला, जो भी लिखना लिखी ना, नाउ बाय फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का ये हो गया क्षेत्रफल। स्ट्रिप यानी वो पतला सा जो छोटा सा आप रीजन देख रहे हो, उसका एरिया हमें निकल गया। अब आपने पढ़ा इंटीग्रेशन में कि किसी भी छोटे से हिस्से को अगर हम फाइंड कर लें, और उस पता है कि ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे असंख्य जो है कि स्ट्रिप बने हुए हैं, छोटे छोटे, यहाँ हिस्सा है, यहाँ है, बहुत छोटे छोटे इसमें स्ट्रिप बने होंगे, है ना, बहुत छोटा छोटा स्ट्रिप बना सकते हो। तो एक का अगर निकल गया एरिया तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया हमारा फाइंड हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि छोटे छोटे, बड़ा चीज को छोटा करना है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन छोटा चीज को अगर मिला करके बड़ा बनाना है तो हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो हमें क्या करना होगा कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो एरिया निकला है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये जो हमारा एरिया दिख रहा है, इसका नाम मैं लिख देता हूं ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी ए, देखिए इसका नाम कैसे बोलते हैं, ए बी सी डी ए। यानी देन यहां पे समझिए, दिख रहा है ना ऊपर में, अच्छा मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि स्पष्ट दिखे। नाउ बाय फॉर्मूला अगर मैं एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात करूं तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। लंबाई आपका y है, चौड़ाई आपका dx है। देन एरिया ऑफ, इस रीजन का नाम क्या है, एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो ये जो स्ट्रिप निकला है इसको हम लिख सकते हैं y इंटू डी एक्स। ये एक छोटा सा हिस्सा का निकला है, और उस छोटे से हिस्से को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, तो ऐसे ऐसे जितने सारे छोटे छोटे हिस्से उन सब का जोड़ यहाँ पर निकल जाएगा, और इस प्रकार से हमें इस पूरे हिस्से का एरिया निकल जाएगा। लेकिन ये देखिए, अगर मैं इसको करूं तो इस फंक्शन के नीचे का पूरा एरिया निकलेगा, लेकिन लिमिट दिया है तो ये पता चल जाएगा कि हमको यहां से यहां तक के बीच का ही सिर्फ एरिया हमको चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, लिमिट कहां से कहां तक है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का ही ये लिमिट लिखना होगा। तो x का मान a से लेकर के b तक है, यही आपका एरिया ऑफ द रीजन होगा। इसी प्रकार से आपको इस पूरे एक्सरसाइज में काम करना है। बड़ा एक बार फिर से समझ लें, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। अब यहाँ y क्या है, y फंक्शन है, आपको दिया होगा ना फंक्शन का वैल्यू कुछ भी, fx, y का मान रख देंगे fx, और a से लेकर के b तक एरिया आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको यही है यहाँ पर सिंपल सा बात, कि आप जो भी फंक्शन कर्व दिया होगा उस कर्व के फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, और लिमिट दिया रहेगा कहाँ से कहाँ तक, तो उसके नीचे का एरिया आपको निकल जाएगा। जो भी आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर फंक्शन दिया हो, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन उसके नीचे के एरिया को बतलाता है। ठीक है, उसके नीचे के एरिया को बतलाता है, और उसके नीचे का जो एरिया है वो बहुत बृहत हो सकता है, लेकिन उसको एक क्या करेगा, कंसाइज करेगा लिमिट दे करके कि हमको निकालना है, लेकिन सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच का एरिया क्या होगा। जैसे मान लो कोई कर्व है, इसके जो बहुत सारे एरिया है, तो उसको करेगा नहीं, इस लाइन, ये कर्व और इसके ये लाइन, सिर्फ इतना एरिया बतलाइए। तो आपको ये फंक्शन को इंटीग्रेट तो करना ही है, लेकिन लिमिट दे देगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आपको उसका मान क्या करना है, लिमिट की सहायता से इंटीग्रेट करके निकालना होगा। तो आपको सिर्फ उस एरिया का रीजन जो है, रीजन का एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बड़ा ध्यान देंगे, ये तो आप समझ गए।
और ये जो एरिया निकलता है ना एलिमेंट्री स्ट्रिप का, उसको बोलता है एलिमेंट्री एरिया। ठीक है, तो वो एक नोट के तौर पे आप इसको लिख लेंगे, मैं नोट में लिखवा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई। एक छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यहां से लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए तो हमारा स्ट्रिप का निकल गया। और ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे स्ट्रिप्स बने हुए हैं, तो उन सब का टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे कि उन पता है छोटे छोटे हिस्सा को जोड़ना होता है, तो हम समेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऐसे ऐसे जितने सारे स्ट्रिप्स इसमें बने होंगे उन सब का एरिया हमारा निकल जाएगा। ठीक है, उन सब का मान निकल जाएगा। और लिमिट दिया ही है कि स्ट्रिप भी लेना, तो कहां तक, बहुत सारे स्ट्रिप्स हैं तो सब थोड़ी लेना है, सिर्फ इससे इसके बीच का जो है वही लेना है स्ट्रिप्स, इसलिए वो लिमिट में आपको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हो। इससे बहुत बड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। देख लीजिए, ये तो इंटीग्रेशन पे ही आ गया, इसलिए इसका नाम हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है उसको देखते हैं ध्यान से। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, उसको जरा देख लीजिए। जैसे ये स्ट्रिप्स जो था वो एक्स एक्सिस पे लिया गया था, तो एक्स के सापेक्ष, और लिमिट भी एक्स का लिए। अगर इसी चीज को मैं उल्टा कर देता, जैसे उल्टा करने का मतलब सपोज किया जाए कि कुछ इस तरीके से होता, सपोज कीजिए वो फिगर कुछ इस तरीके से होता, वो कर्व इस तरीके से होता, और ये होता y इक्वल टू एफ एक्स ना होकर के x इज इक्वल टू एफ वाई हो जाता। ठीक है, तो वो और उसका लिमिट भी दिया होता इसी पर y एक्सिस पे, कि हमको ना इस कर्व का, अब देखो जो कर्व है उसको इंटीग्रेट कर, उसके नीचे का एरिया निकले, तो ये कर्व इस तरीके से है तो इसके नीचे का एरिया ये निकलेगा, और उसका लिमिट दे देगा कि यहां से यहां तक निकालिए। तो स्ट्रिप्स, चूंकि यहां पे ध्यान से समझो, फंक्शन में y है तो स्ट्रिप्स भी y पर लेना होगा, कोई दिक्कत, स्ट्रिप्स भी y पर लेना होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, मान लो लिमिट दिया है a से b तक, तो और ये फंक्शन दिया ही है, तो मान लो फंक्शन है x इक्वल टू, तो उस फंक्शन को हम लेंगे x, और चूंकि ये y पर है ना, चूंकि इसमें y है, जैसे इसमें क्या था x था, या स्ट्रिप्स x पर लिया गया था, ऐसे इसमें स्ट्रिप्स y पर लिया गया है, तो y के सापेक्ष करेंगे। और y के सापेक्ष करने का मतलब पता है ना, फंक्शन में अगर x है तो x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, y है तो y के सापेक्ष, x इज इक्वल टू एफ वाई है, यानी फंक्शन में y है इसलिए y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट कहां से कहां तक, a से b तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू एफ वाई। ठीक है, ठीक है, तो x का वैल्यू दें एफ वाई, और ये हो जाएगा dy a से b। बड़ा एक बात समझना, मैं जब भी कहता हूं ना तो ध्यान से सुनना। ये देखो, फंक्शन में x था तो x के सापेक्ष, फंक्शन में y था तो y के सापेक्ष। और पता है कि जब फंक्शन में x होगा तो हम इस फंक्शन को y नहीं बोलेंगे, और जब फंक्शन में y होगा तो हम इसको x बोल दिए। तो ये दोनों ही चीजें एक ही हैं, x कहें या एफ वाई कहें बात एक हुआ, y कहें या एफ एक्स कहें बात एक हुआ। तो दोनों को समझो, अगर x है तो यहाँ y यानी फंक्शन में x होना चाहिए, और अगर y है तो यहाँ x यानी फंक्शन में y होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों, तो वहां पे ना हम लोग एफ वाई एफ एक्स ना लिखे y ही लिखते हैं। तो ऐसा समझना है कि अगर x सापेक्ष कर रहे हैं तो y इक्वल टू लिखना होगा, y इक्वल टू लिखोगे तो अपने आप उसमें x वाला आएगा, y इक्वल टू तो उसमें x वाला आएगा, तो x है तो x वाला ही चाहिए, तो x वाला कैसे आएगा, y इक्वल टू, चूंकि फंक्शन y इक्वल टू होना चाहिए। तो अगर तुम लोग बहुत अगर डेविएट हो रहे होगे, हो सकता है कि लोग परेशान, ये क्या कह रहे हैं, बार बार समझ नहीं आ रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी फंक्शन में अगर यहाँ x है तो यहाँ y रखो, और y रखोगे तो अपने आप तुम क्या करोगे, जो फंक्शन दिया होगा, सपोज करो कुछ इस तरीके से दिया होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो दिया है y, सपोज करो, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पर x के सापेक्ष करना है तो तुम्हें यहाँ पर सब x वाला चाहिए, तो y का ही मान रखोगे ना, यानी y इक्वल टू रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष तो एक्स वाला बात चाहिए, तो एक्स वाला बात कैसे निकलेगा, y के बराबर निकालोगे तभी तो। लेकिन अगर यहाँ पे करना होगा इसी चीज को, तो क्या करना होगा, यहाँ पे चूंकि हमको y के सापेक्ष करना है तो y का मान एक्स स्क्वायर थोड़ी रखेंगे, यहां से हमें x का मान निकालना होगा अंडर रूट y, और उसको रखना होगा। बात समझ आ रही है, यानी सबका एक ही चीज है, बात आपको समझना,
कि अगर x के सापेक्ष करना है तो y इज इक्वल टू, मैंने y का फंक्शन y रखना है, y फंक्शन रखने का मतलब y इज इक्वल टू fx रखना है। अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो x रखना है, x मतलब x इज इक्वल टू fy रखना है। तो अपने आप जो है उस वो आ जाएगा वेरिएबल और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। फिर क्वेश्चन देखोगे ना तो समझ में आ जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत तनिक भी नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे देखो yx पे ये स्ट्रिप्स लिया गया तो यहाँ पे क्या होगा, dy नहीं होगा, समझो ना, ऐसे भी समझ लो ना। अगर y पे हम स्ट्रिप ले रहे हैं तो dy होगा, उसकी चौड़ाई क्या होगा, dy। और ये कौन बताएगा, x, तो x इंटू dy। इसका कैसा फिगर था, इसका फिगर कुछ इस तरीके से था। तो इसका स्ट्रिप्स हम लोग लिए थे और चूंकि x पर था तो इसकी चौड़ाई कौन बताएगा, dx। तो इसकी लंबाई कौन बताएगा, y। अरे लंबाई y होगा तभी तो चौड़ाई x होगा, y इंटू dx। अब y आ गया तो y इज इक्वल टू जो हो फंक्शन में से खोजना, उसको रख देना। x है तो फंक्शन में से जो भी दिया हो उसमें से x का मान खोजना और रख देना। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त हुआ। अब देखो क्या होगा ना, इसी में कभी कभी दो कर्व दे देंगे, उसके बीच का एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो उसको भी जरा समझ लो एक बात बस, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके से हो गया, कोई एक कर्व ऐसे है, कुछ एक कर्व ऐसे आ गया और कहेगा इसके बीच का एरिया निकालो। तो तुम्हें क्या करना होगा, इस कर्व को लोगे और इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का एरिया निकलेगा। और इस कर्व को मान लो इसका कुछ दिया होगा, y इज इक्वल टू कुछ दिया होगा, मान लो f1x कुछ दिया है और इसका दिया है y1, ये है, ये y2 है फंक्शन, दूसरा फंक्शन f2x। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का निकलेगा। और फिर क्या करना होगा, तो इसके नीचे कहां जाओगे, तो हमें ऐसे दिमाग लगाना होगा। ठीक है, कि ये कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का, और इस कर्व को इंटीग्रेट करें तो इसके नीचे का निकलेगा, लेकिन इसके नीचे का तो निकालना नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको ऐसे, पता है ना क्या लिमिट दिया रहेगा, यहां से लेकर के यहां के बीच का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है सपोज करो। तो हमें क्या करना होगा, ये अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का टोटल निकल जाएगा, टोटल। तो टोटल निकल जाएगा तो हमें ये वाला एरिया उसमें से क्या करना होगा, कट करना होगा, ये एरिया हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये y1 है ना, तो हम y1 को इंटीग्रेट करेंगे और उसमें से ना इसका इंटीग्रेशन घटा दे, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर तो इसके नीचे एरिया निकलेगा और उसको y2 बोल रहे हैं, तो y2 का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, घटा देंगे। लिमिट तो सेम रहेगा, a से लेकर b तक, a से लेकर b तक। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका भी इंटीग्रेशन करोगे उसके नीचे का एरिया निकलेगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसके नीचे का एरिया, तो ये तो टोटल निकल गया, हमको तो सिर्फ इतना ही चाहिए। तो फिर इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसके नीचे का एरिया निकलेगा और उस एरिया को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो सिर्फ ये एरिया हमारा बच जाएगा। यानी ये हो जाएगा एरिया, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज या टू कर्व्स। एरिया बिटवीन, एक मिनट, वो टॉपिक का नाम एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, ये था टॉपिक एरिया बिटवीन, ये 8.2 में इसका जरूरत पड़ेगा, टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का कैसे निकालना है। ठीक है, तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल टू इतना होगा। इसी चीज को एक साथ भी लिख सकते हैं, अगर दोनों का लिमिट सेम है तो एक साथ भी लिख सकते हैं। दोनों का लिमिट सेम होगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, y1 में से y2 घटा दीजिए इंटू dx फ्रॉम a टू b, इसी को अलग अलग करो तो ये आ जाएगा। तो बात वही हुआ, हमें बात को समझना जरूरी है। कोई भी कर्व को इंटीग्रेट करोगे उसके नीचे का एरिया निकलेगा, तो इसके नीचे का एरिया मैंने जैसे इंटीग्रेट किया तो टोटल निकल गया, टोटल निकल गया, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो हमें ये एरिया को क्या करना होगा, कट करना होगा। तो इस एरिया को कैसे पता करेंगे, तो इस कर्व के नीचे ये वाले एरिया, तो इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का एरिया निकल जाएगा और जो आएगा उसको टोटल एरिया में से क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। वही यहाँ पर बात लिखा गया है। तो समझना होगा किसको y1 माने, किसको y2 माने, उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे। ठीक,
तो इतनी सारी बातें आप ध्यान में रखें। बाकी विशेष बातें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, वहां पर क्वेश्चन देखते जाएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। हर तरह का प्रश्न आपको दिया गया है। एक चीज और, अब जैसे मान लो, थोड़ा सा एक चीज मैं बताता हूं, थोड़ा समझो। जैसे मान लो कोई दिया है वृत्त इस प्रकार से, और वृत्त कैसे पर निकालना है, तो तुम पूरा निकालोगे नहीं, तुम क्या करो, यानी पाई आर स्क्वायर नहीं करना है, ऐसे निकालना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके। पता है तुमको कि वृत्त एक ऐसा फिगर है कि इसकी त्रिज्या हर जगह समान होती है। तो अगर त्रिज्या समान है तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सब बराबर होगा। और अगर सब बराबर तो हम किसी एक एरिया को निकालेंगे और उसमें 4 से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। और इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो ये इस कर्व के नीचे है एरिया, तो इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। ये कर्व क्या होगा, मान लो ये वृत्त का कर्व है ना, तो वृत्त का इक्वेशन दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लो कुछ भी दिया है, तो वहां से हमें क्या करना होगा, एक अब यहां से 2 तरीके हैं। या तो हम इसको निकालने के लिए, इस एरिया को निकालने के लिए y पर भी स्ट्रिप्स, x पर भी स्ट्रिप्स ले सकते हैं। अगर x पर लेते हैं तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी dx और ये हो जाएगा y, यानी इसका एरिया हो जाएगा y इंटू dx, बड़ा समझो। और अगर मैं चाहूं तो इस पर y पर भी स्ट्रिप्स ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सिस उसके संपर्क में है। तो अगर y पर लेते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, dy, और ये हो जाएगा x, यानी इसका आंसर लंबाई गुना चौड़ाई x इंटू dy भी हो सकता है। अब बात समझो, अगर dy लेंगे तो y वाला यहाँ पे हमको क्या लेना होगा, लिमिट लेना होगा कि y पर लिमिट क्या है, 0 से मान लो b होगा, सपोज करो, तो 0 से b। और अगर x पर लेते हैं स्ट्रिप्स, तो x पर स्ट्रिप्स है इसलिए x का लिमिट लेना होगा, समझ रहे हो, 0 से मान लो a, 0 से a, ये भी एरिया देगा, ये भी एरिया देगा, लेकिन इस हिस्से का एरिया देगा। अब बात समझो, ये x कहां से आएगा, ये y कहां से आएगा, ये y क्या है, फंक्शन है, ये x क्या है, फंक्शन है। ये फंक्शन जो कर्व का दिया है उसी से निकालना होगा। तो यहां से y निकालोगे तो क्या होगा, अगर यहां से y निकालें तो y हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा प्लस में, और इसका स्क्वायर जो रूट बन जाएगा। ये हम लोग यहां पुट करेंगे। और अगर x है तो यहां से x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या होगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो था वो रूट बन जाएगा। यानी ये फंक्शन हम लोग यहां पुट करेंगे। तो जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार कार्य करना। और ये निकला सिर्फ 1 का, और उसमें फिर हम क्या, जितना आएगा उसमें 4 से हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा टोटल सर्किल का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिप्स जिस पर लोगे, दिखाने की जरूरत नहीं है स्ट्रिप्स को, वो खुद समझ में आ जाएगा। ये कर्व के नीचे जो स्ट्रिप्स आ रहा है उसमें से कोई भी ले सकते हो। अगर ये इसके, जैसे यहाँ पर जो वृत्त दिया है इसमें इसके नीचे y भी आ रहा है स्ट्रिप्स के रूप में, y पर भी ले सकते हैं और ये x पर भी ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी लेंगे, जो लेंगे उसके अनुसार फंक्शन रखना होगा। अगर हम y पर लेते हैं स्ट्रिप्स तो हमें यहां पर x बराबर निकालना होगा, और अगर हम x पर लेते हैं तो y बराबर निकालना होगा। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। इस प्रकार से हम लोग इस पूरे अध्याय को देखें। 8.1 8.2 सारा इसमें थ्योरी है। इसके पहले हम लोग जो देखे पूरा इक्वेशन वगैरह वो सब भी है। बस अब आपका एक्सरसाइज होगा, उस एक्सरसाइज को देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।